हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि तैयारियां चल रही हैं ओ लेवल की, ये ओ लेवल का मॉड्यूल 4 का पेपर आपके सामने खुला हुआ है। मॉड्यूल 4 क्या है? आईओटी एंड इट्स एप्लीकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने खुला हुआ है वो है अल्ट्रासोनिक सेंसर में पल्स इन के माध्यम से कौन सा पैरामीटर लिया जाता है। सबसे पहले हमको अल्ट्रासोनिक सेंसर को समझना होगा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर होता क्या है। जब हमको अल्ट्रासोनिक सेंसर समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर की आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। ये सामने हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर खुला हुआ है। ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए ये आपका जो है साइड व्यू है और ये हमारा टॉप व्यू है अल्ट्रासोनिक सेंसर का। वही चीज़ है, बस साइड व्यू और टॉप व्यू। थोड़ा सा समझाता हूँ। ये जो सेंसर्स लगे हुए हैं दोस्तों, एक पे यहाँ टी लिखा हुआ है और एक पे लिखा हुआ है आर। दोनों को पहले समझते हैं। टी फॉर द ट्रांसमिशन, आर फॉर द रिसीव। ये ट्रांसमिट करता है और ये क्या करता है? रिसीव करता है। अच्छा, ये करता क्या है? ये क्या करता है, जब ये ऑन हो जाता है तो ट्रांसमिशन एरिया से सिग्नल ट्रांसमिट होता है और ये क्या करता है, जब ट्रांसमिट होता है कोई अगर ऐसा प्लेन मिलता है जहाँ से वापस आ सकता है तो क्या करता है? वो वापस आता है। ये हमारा रिसीवर है। रिसीवर क्या करता है? उस आए हुए सिग्नल को, वापस आए हुए सिग्नल को क्या करता है? रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद होता क्या है कि कितना टाइम लगा है उस सिग्नल को जाने में, कितना टाइम लगा है आने में, इसके हिसाब से डिस्टेंस फाइंड कर ली जाती है। सामान्य तौर पे राडार वगैरह इसी तरीके से काम करते हैं। सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है, वहाँ से कुछ आया, ठीक है, कितनी देर में आया ये पता चल जाता है, तो फिर उसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए ये तो दोनों समझ में आ गया है। इसके अलावा जब इसको आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करना होता है तो यहाँ पर देखिए दिया VCC, ट्रिगर है, इको है, ग्राउंड है, तो कनेक्शन अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर काम कैसे करता है, ये सामने भी वही दिया हुआ है। देखिए VCC है, ट्रिगर है, ठीक है, इको है और ग्राउंड है। इसको जो है आगे अगर वीडियो में आया कैसे कनेक्ट किया जाता है तो मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप यही समझिए कि ये क्या करता है? सिग्नल ट्रांसमिट करता है, फिर सिग्नल वापस जब आता है तो रिसीवर उसको रिसीव करता है। ये जो टाइम डिले है और जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से दूरी निकल जाती है, ठीक है। अब आते हैं इसमें पूछा क्या गया है। इसमें पूछा ये गया है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर में पल्स इन के माध्यम से कौन सा पैरामीटर जो है लिया जाता है। ये टोटली डिपेंडेंट है हमारा टाइम पे, ठीक है, टोटली टाइम पे डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा डिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कठिन कौशल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्ड स्किल, ठीक है। हार्ड स्किल इनमें से क्या नहीं है? क्या क्या दिया हुआ है? टाइपिंग स्पीड दिया हुआ है, मशीन का संचालन दिया हुआ है, टाइम मैनेजमेंट दिया हुआ है और कोडिंग दिया हुआ है। हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या है? आगे मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा दूंगा। कोई विशेष अगर अलग से सीख रहे हैं, इस तरीके से समझिए, तो उसको हम कहते हैं हार्ड स्किल, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो स्वतः सीखी जा रही हैं, दिमाग में रख करके बस सीख ले रहे हैं, समाज में रहना, टाइम मैनेज करना, ये वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? सॉफ्ट स्किल में आती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इनमें से कौन सा हार्ड स्किल नहीं है, तो हार्ड स्किल हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए हार्ड स्किल नहीं है, ये हमारे सॉफ्ट स्किल है, ठीक है। टाइपिंग स्पीड हो गया, मशीन ऑपरेशन हो गया, कोडिंग हो गई, ये सारा का सारा हार्ड स्किल है। अब तीसरा क्वेश्चन है LDR सेंसर। निम्न में से कौन LDR सेंसर एप्लीकेशन का एक उदाहरण है? सबसे पहले जानिए कि LDR सेंसर होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। LDR का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट सेंसर। ये एक ऐसा सेंसर है जो लाइट पर डिपेंड करता है। तो ये तो हम जो ही आपको बताए हैं तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर लाइट से ही रिलेटेड होगा। LDR सेंसर का उदाहरण जो होता है, मतलब LDR सेंसर का यूज जो होता है वो किसमें किया जाता है, ये जानने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि LDR सेंसर दिखता कैसा है। देखिए नीचे है यहाँ पर LDR सेंसर, ये ऐसा दिखता है छोटा। आजकल ये घड़ियों में भी उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है? डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। कभी ना आप ना दीवार घड़ी खरीदिएगा जिसमें LDR सेंसर लगा हुआ हो और वो हर घंटे जो है आवाज़ करता हो, कोई म्यूज़िक देता हो। आप ध्यान दीजिएगा दिन में क्या होगा, आवाज़ जो होगी थोड़ी तेज़ होगी, क्योंकि दिन में लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और रात में क्या होगा, आवाज़ थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि उसमें लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है?
कम होती है। तो ये LDR सेंसर होता है, टोटली डिपेंडेंट ऑन द लाइट, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है लाइट की। तो एप्लीकेशन का उदाहरण क्या है, हमारी लाइट ही है, लाइट से ही ये काम करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। M2M संचार की सफलता के लिए आवश्यक अवधारणा क्या है या है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देते हैं इसको। व्हाट आर और इज इसेंशियल कॉन्सेप्ट्स फॉर M2M कम्युनिकेशन सक्सेस। पहले तो जानिए कि M2M होता क्या है, ठीक है। M2M जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो M2M का मतलब होता है मशीन टू मशीन। मशीन टू मशीन क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन। अब उसमें क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक अवधारणा है, कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी, मैसेज डिलीवर फॉर स्लीपिंग डिवाइस, मैसेज कम्युनिकेशन, पाथ सिलेक्शन, ऑल ऑफ दैट। जब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब कुछ ज़रूरी होता है, ठीक है। कनेक्टिविटी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, अगर कोई स्लीपिंग डिवाइस भी है, कोई डिवाइस स्लीप मोड में है, तब भी उसमें क्या हो, मैसेज डिलीवर होते रहना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन पाथ जो है कंटिन्यू होना चाहिए। तो सारे के सारे इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब अगला क्या है, अगला भी M2M से ही रिलेटेड है। M2M क्या है, कौन सी विशेषता M2M की नहीं है, ठीक है, ये सर्किट स्विच्ड नहीं होता है, ठीक है। M2M जो होता है सर्किट स्विच्ड नहीं होता है। क्योंकि देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जो चीज़ें समझा सकता हूँ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अलग से मैं जैसे M2M पे एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब आते हैं एक सेंसर जो सबसे छोटा अंतर पहचान सकता है, बहुत छोटा अंतर अगर मतलब पहचानना है, जैसे ये सारा का सारा क्या है ना, जैसे स्केल हो गया, परिशुद्धता हो गया, रिजोल्यूशन हो गया, ये अंतर पहचानने के लिए है। कि सबसे छोटा अंतर पहचानने के लिए सेंसर क्या करता है, रिजोल्यूशन का यूज़ करता है, वो रिजोल्यूशन है। एक सेंसर जो सबसे छोटा अंतर पहचान सकता है वो क्या है, रिजोल्यूशन होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या, IoT के लिए कौन सी उपयुक्त संचार तकनीक नहीं हो सकती है, ठीक है। सामान्य तौर पे IoT जितना कम हम उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी IoT में इतनी सारी चीज़ें लगी होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड ही रहता है। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो हमारे लिए समस्या है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसका आंसर क्या है, वायर्ड नेटवर्क। हम IoT में कोशिश करते हैं कि वायर्ड नेटवर्क न रखा जाए, क्योंकि फिर तार बिछेगा, तरह तरह के ढेर सारे तार हो जाएंगे, कोई तार खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वायर्ड नेटवर्क जो है उपयुक्त तकनीक इसमें नहीं यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वायर्ड तकनीक इसके लिए अच्छी नहीं है। अब आते हैं ब्लूटूथ पे। सामान्य तौर पे ब्लूटूथ से डिवाइसेस कनेक्ट करके हम IoT पे काम कर सकते हैं। NFC क्या होता है, उसका फुल फॉर्म जान लीजिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। आजकल ये जो ATM डेबिट कार्ड आ रहे हैं वो भी NFC वाले डेबिट कार्ड आ रहे हैं, आजकल मोबाइल में भी NFC आ गया है। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और कनेक्टिविटी का तरीका जिग्बी के बारे में बताते हैं। ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन का तरीका, वायरलेस कनेक्टिविटी, लेकिन ये लो पावर, बहुत लो पावर के लिए होता है। जहाँ लो पावर की ज़रूरत होती है वहाँ हम जो तकनीक यूज़ करते हैं वो क्या होता है, जिग्बी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है वायर्ड नेटवर्क। हम वायर्ड नेटवर्क यूज़ नहीं करेंगे वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। अब आते हैं I2C कनेक्शन में आर्डिनो यूनो पर कौन सा पिन SCL या सीरियल ब्लॉक के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ आपको आर्डिनो यूनो बोर्ड दिखाते हैं। ये हमारा आर्डिनो यूनो बोर्ड है, देखिए बोर्ड दिख रहा है। थोड़ा सा बोर्ड के बारे में बता देते हैं आपको। जैसे ये USB पोर्ट क्यों होता है इसमें, अगर आपको इस बोर्ड के अंदर कोडिंग डालनी है तो आपको सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए USB पोर्ट है। उसके बाद ये आपका पावर पोर्ट है, क्योंकि हमको बोर्ड को बाद में पावर देनी हो सकती है, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, पावर पोर्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ LED लगी होती हैं, बिल्ट इन LED होती हैं। ये सामान्य तौर पे पावर लगा दिया तो जल गई, ठीक है, या USB लगा दिया तो जल गई, या फिर कोई प्रोसेस हो रही है तो उस पर जल्दी बुझती रहती है। इसके अलावा वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए ये ट्रांजिस्टर लगा होता है, जिसे वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। ये जो बड़ा सा लगा हुआ है इसे माइक्रो कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये सारा का सारा ये जो पिन्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारी पावर और ग्राउंड पिन यहाँ पर होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हो ना, अगर आपको 5 वोल्ट की सप्लाई किसी सर्किट में चाहिए तो 5 वोल्ट, यहाँ 3.3 चाहिए, ठीक है, उसके लिए ये सारा का सारा है। ये अच्छा 2 टाइप की पिन होती हैं आर्डिनो बोर्ड में। एक होता है एनालॉग पिन्स का कॉम्बिनेशन जो कि A0, A1, A2, A3, A4, A5 होता है, और ये हमारी सारी की सारी जो होती हैं डिजिटल पिन होती है।
अच्छा, डिजिटल पिन पे ध्यान से देखिए, डिजिटल पिन डिजिटल के आगे PWM भी लिखा हुआ है, लिखा है ना, उसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि PWM क्या है। फिलहाल के लिए देखिए ये क्या है, डिजिटल इनपुट और आउटपुट बटन से इनसे इनपुट और आउटपुट दोनों है। यहाँ पर भी ग्राउंड है, यहाँ पर भी ग्राउंड है, ग्राउंड कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं कनेक्शन करते समय। और अगर बोर्ड, जिस बोर्ड में आपने कोई कोड डाल दिया, कोड डालने के बाद में उसको रीसेट करना है, एक तो तरीका ये कि आप नया कोड डालना चाहें नया कोड डाल सकते हैं, कोड करना चाहें मतलब कोड से रीसेट करना चाहते हो तो वो भी आप USB के थ्रू कनेक्ट करके कर सकते हैं, और नॉर्मली आप रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट बटन प्रेस करके भी कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि I2C कनेक्शन में आर्डिनो यूनो पर कौन सा पिन सीरियल क्लॉक के लिए उपयोग किया जाता है। सीरियल क्लॉक के लिए हमारा A4 पिन, देखिए यहाँ पर जो एनालॉग हमारी पिन होती है, इसमें जो A4 पिन होती है हमारी सीरियल क्लॉक के लिए होती है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये थोड़ा समझना है। देखिए ये जो सामने प्रोग्रामिंग लिखी हुई है ये C लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग है। ठीक है, जब भी INT मेन वगैरह आपको दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये C लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग है। थोड़ा बहुत अगर आप प्रोग्रामिंग के बारे में जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर INT I = 25, I एक हमारा वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और उसकी वैल्यू फिलहाल के लिए 25 है। मतलब I नाम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू रखी गई है 25 नाम की। फिर एक और वेरिएबल लिया गया K नाम का, जिसकी भी डेटा टाइप क्या है, I। अब यहाँ पर लिखा हुआ है A%4, तो इसको परसेंटेज नहीं पढ़ते, ये हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर है, तो इसको A मॉड्यूलो 4 पढ़ते हैं। मॉड्यूलस भी पढ़ सकते हैं, मॉड्यूलस या मॉड्यूलो पढ़ सकते हैं। तो मॉड्यूलस 4 जो है, ये मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करता है। मतलब हमें I में क्या करना, I को जो 4 से डिवाइड करना है, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको कहाँ रखना है, K में। तो अगर I मतलब 25 को आप 4 से डिवाइड करिएगा, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या हो गई, फिलहाल के लिए इन दोनों लाइन से क्या है, I की वैल्यू 25 हो गई और K की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर कहा गया है कि ऐसा है कि प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट होता है C लैंग्वेज में, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, %D। %D बताता है कि ये डेटा टाइप क्या है, जो हमें प्रिंट करना है वो INT डेटा टाइप है। /n का मतलब है कि हम अगली लाइन से प्रिंट करना चाहते हैं, और क्या प्रिंट करना चाहते हैं, K की वैल्यू क्या आई है, 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं जान रहे हैं तो आपको समस्या आने वाली है इस पेपर में, क्योंकि आगे आपको ढेर सारी प्रोग्रामिंग मिलेगी इस पेपर में, तो इसलिए प्रोग्रामिंग थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा अगर आप नहीं सीखे हुए हैं तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्न में से किसका उपयोग रिस्क विश्लेषण के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिस्क एनालिसिस। रिस्क का एनालिसिस करने के लिए क्या क्या यूज किया। सबसे पहले सबका फुल फॉर्म जान लीजिए। ठीक है, ड्रेड का फुल फॉर्म है डैमेज, रिप्रोडक्टिबिलिटी, एक्सप्लॉइटेबिलिटी, अफेक्टेड यूजर, डिस्कवरेबिलिटी। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। D फॉर द डैमेज, R फॉर रिप्रोडक्टिबिलिटी, E फॉर एक्सप्लॉइटेबिलिटी, A फॉर अफेक्टेड यूजर एंड D फॉर डिस्कवरेबिलिटी। ठीक है, फिर OWASP उसका फुल फॉर्म, O फॉर द ओपन, W फॉर द वेब, A फॉर द एप्लीकेशन, S फॉर द सिक्योरिटी, P फॉर द प्रोजेक्ट। स्ट्राइड का फुल फॉर्म, S for the spoofing, T for the tampering, R for the repudiation, I for the information disclosure, D for denial of service and E for elevation of privilege. ओके, डार का फुल फॉर्म होता है डिसीजन एनालिसिस रिजोल्यूशन। अब सबसे पहले है क्या कि रिस्क का एनालिसिस करने के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग की जाती है, वो होती है ड्रेड। उसमें हमें ये देखना होता है डैमेज। ठीक है, पहला स्टेप क्या है उसमें, डैमेज देखना है। फिर रिप्रोडक्टिबिलिटी देखनी है, एक्सप्लॉइटेबिलिटी देखनी है, अफेक्टेड यूजर्स कौन कौन से हैं ये देखने हैं, या अब उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई तो अब डिस्कवरेबिलिटी देखनी है कि हाँ क्या क्या किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, ड्रेड है। अब OWSAP के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये एक फाउंडेशन है, असल में ये नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जो सिक्योरिटी ऐप बनाती है वेब के लिए। ठीक है, स्ट्राइड भी एक तरीका है रिस्क एनालिसिस के लिए। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रेड यूज़ किया जाता है। स्ट्राइड तरीका है रिस्क एनालिसिस के लिए, लेकिन ड्रेड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है। ठीक है,
और डार जो है, जो हमने ये डार लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था डिसीजन एनालिसिस रिजोल्यूशन। ये असल में डिसीजन मेकिंग का तरीका है। देखिए स्ट्राइड और ड्रेड ये जो दोनों हैं ये आपके रिस्क एनालिसिस के लिए, लेकिन इन दोनों में से क्या यूज होता है? ड्रेड यूज होता है। ये तो एक अलग संस्था है, इससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। और ये जो है ये डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस है, तो यहाँ रिस्क मैनेजमेंट से कोई मतलब या रिस्क एनालिसिस से कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं कौन सा आर्डिनो पिन 16x2 कैरेक्टर LCD पर डेटा 5 या D5 पिन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब जिसे हम आपको पहले दिखा देते हैं 16x2 कैरेक्टर का LCD, ठीक है। आते हैं, ये देखिए ये हमारा 16x2 कैरेक्टर का LCD है, ढेर सारे कनेक्शन हैं। हमसे पूछा क्या गया है? D5 के बारे में पूछा गया है, डेटा पिन 5 के बारे में। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देखिए डेटा पिन 5 के बारे में पूछा गया है, ठीक। अब हमको ये जानना है कि डेटा पिन 5 जो है वो किससे जुड़ी होती है? वो पिन नंबर 5 से ही जुड़ी हुई होती है। आर्डिनो बोर्ड में पिन नंबर जो 5 होती है उसी से हम क्या करते हैं? D5 को जोड़ते हैं। इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। आगे के वीडियोज़ में मैं आपको LCD का कनेक्शन भी बता दूंगा कि कौन सा कहाँ पर जुड़ा होता है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद क्या है? सेंसर, सर्किट और माइक्रो कंट्रोलर जैसे कई सेल्फ घटकों का उपयोग करके स्मार्ट सेंसर और एम्बेडेड सिस्टम के साथ IoT हार्डवेयर उपकरणों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, तो थोड़ी इसके सीधे आंसर पे आते हैं और आंसर से समझा देते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप क्या होता है? जैसे कोई चीज़ बनने वाली, कोई तकनीक है, उसकी सहायता से कुछ विशेष बनाने वाले हैं हम, कुछ विशेष प्रकार की मशीनें बनानी है, तो पहले उसका प्रोटोटाइप तैयार होता है। प्रोटोटाइप मतलब उसकी एक छोटी सी मतलब छोटा प्रारूप कह सकते हैं, उसका एक छोटा सा प्रारूप तैयार करेंगे, उसको इस तरीके से तैयार करेंगे कि जो असल में काम होगा वो उससे भी देखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके जो तैयार किया जाता है शुरुआती दौर में, वो क्या होता है? प्रोटोटाइपिंग होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कैपेसिटिव टाइप ह्यूमिडिटी सेंसर में आपको कितने अलग अलग प्रकार की विफलताएं मिलती हैं? मतलब क्या क्या उसमें जो है फेलर हो सकते हैं। पहले तो जानिए ह्यूमिडिटी सेंसर क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी को जो है सेंस करे। कैपेसिटिव टाइप ह्यूमिडिटी सेंसर अगर आपको देखना तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये रहा कैपेसिटिव टाइप ह्यूमिडिटी सेंसर। देखिए देखने में असल में ऐसा होता है और इंटरनली उसकी डिज़ाइन ऐसे होती है, ठीक है। अपर इलेक्ट्रोड होता है और उसके बाद लोअर इलेक्ट्रोड। देखिए अपर इलेक्ट्रोड, लोअर इलेक्ट्रोड, उसके बाद क्या होता है? ग्लास सब्सट्रेट ये है और थिन फिल्म पॉलीमर है। तो इसमें क्या होता है कि जब सिग्नल दिया जाता है तो स्टोर होता है, इसीलिए इसको कैपेसिटिव कहते हैं। और यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है, बस दोनों सिग्नल दे करके दे सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड दोनों हैं, दोनों पर जो है पावर सप्लाई दी जाएगी। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि इसमें कितने प्रकार की विफलताएं हो सकती हैं। सामान्य तौर पे इसमें जो विफलताएं आती हैं वो कुल 3 प्रकार की होती हैं। आंसर क्या है हमारा? 3 है। कौन कौन सी होती है? फिजिकल डैमेज की आ सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है? ड्रिफ्ट की आती है। ड्रिफ्ट का मतलब सेंस कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं और सेंस सही से नहीं हो पा रहा है। और कंटामिनेशन का मतलब क्या है? जैसे अब वातावरण में ही ना रखेंगे ह्यूमिडिटी मापने के लिए, तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है जिससे वो कंटामिनेट हो जाता है, खराब होने लगता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की जो है फेलियर इसमें आते हैं। अब आते हैं कौन सा कमांड आर्डिनो पर 9वीं पिन से आउटपुट सेट करेगा। देखिए आउटपुट के लिए सीधा सीधा ये तरीका, ये तीनों तरीके जो इसके अलावा हैं A, B और D, वो तीनों तरीके गलत हैं। पिन मोड लिखते हैं आउटपुट के लिए, उसके बाद पिन का नाम नंबर लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? आउटपुट लिख दें। आउटपुट लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको इस पिन से आउटपुट मिलेगा, इस पर आप इनपुट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब माइक्रो कंट्रोलर कुछ अंकगणितीय कार्यों को निष्पादित करता है तो निम्न में से किस रजिस्टर का फ्लैग बिट्स प्रभावित होता है? PSW इसके पहले आया था नाम, ठीक है, मैंने बताया था ना। यहाँ पर जो हम आर्डिनो बोर्ड दिखाए थे वो एरिया क्या था? PSW था, दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये जो एरिया का पूरा होता है ये हमारा PSW एरिया होता है। इसमें करना क्या है? ये जो एरिया होता है ये हमारे लिए अंकगणितीय कार्य करता है, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में कि नहीं? चलिए मैं एक बार फिर से उसके फुल फॉर्म्स को सारे का सारा बता देता हूँ। DPTR का फुल फॉर्म होता है D फॉर द डेटा, PT फॉर द पॉइंटर, R फॉर द रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद PSW का होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, फिर PC का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर, और DSP का फुल फॉर्म होता है स्टैक पॉइंटर। तो इसमें PSW जो है
वो क्या होता है, हमारे लिए अंगगणितीय कार्य करता है माइक्रो कंट्रोलर के लिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन आपके सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है? सामाजिक व्यवहार पूछा है। देखिए परंपरा ये सामाजिक व्यवहार नहीं है, ये क्या है, हाँ मतलब चली आ रही है और ये हमारे पारिवारिक व्यवहार में भी हो सकती है। संस्कृति ये क्या है, ये भी हमें प्रभावित करने वाली है, ये हमारी तरफ से कहीं नहीं जा रहा है। शिष्टाचार हमारी तरफ से दिया जा रहा है, ठीक है। हम अपने व्यवहार से बताएंगे कि हम कितने शिष्ट हैं, और ग्रीटिंग अभिवादन जो होता है ये भी हमें कहीं ना कहीं से सिखाया गया है। अब देखिए इसका आंसर जो होगा वो क्या है, मैनर्स है। मैनर हमारे लिए एक सामाजिक व्यवहार के रूप। अच्छा एक बात और, छोटे छोटे माइनर अंतर होंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बस ध्यान ये रखिएगा कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसका आंसर क्या होगा, मैनर होगा। अपनी स्वयं की क्षमताओं, भावनाओं और अपने स्वयं के चरित्र के प्रति सचेत ज्ञान होने को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। अगर आप अपनी स्वयं की क्षमता के बारे में जान गए, ठीक है, अपनी क्या मतलब अपनी कैपेबिलिटी जान गए, अपने चरित्र के बारे में जान गए, अपनी भावनाओं के बारे में जान गए, तो इसको स्व जागरूकता कहते हैं। ठीक है, स्व देखिए सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना। स्व प्रेरण क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है, किसी चीज के लिए मोटिवेट होना। ठीक है, लेकिन अपने बारे में जान जाना वो क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस। असल में क्या है, ये पूरा का पूरा ये कह रहा है अपने बारे में जान जाना क्या होता है, वो सेल्फ अवेयरनेस होता है। अब आते हैं IoT सेटअप की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अनिवार्य तकनीक नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी जरूरत ही नहीं है IoT के लिए? देखिए RFID यूज होता है IoT के लिए। ठीक है, RFID क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आर से रेडियो, एफ से फ्रीक्वेंसी, ID से आइडेंटिफिकेशन। इसका उपयोग IoT में किया जाता है। आजकल वो फास्टैग वगैरह में इसका ज़्यादा यूज होगा। नैनो टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी यूज होने लगा है। क्लाउड कंप्यूटिंग तो IoT का ही एक भाग भी है। तो ऐसा कि तीनों का तीनों क्या है, IoT में अनिवार्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसका उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, हाँ देखिए फिर से क्या हो गया, ये एक फिर से कभी INT में लिखा होगा, कभी वाइड में लिखा होगा, अभी उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, इसको समझते हैं। देखिए क्या कहा गया है, मेन नाम का फंक्शन लिया गया, उसके अंदर एक इंटीजर लिया गया x नाम का, और ये उसकी वैल्यू है। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। क्या है, 5 × 6/2। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 15। 6 / 2 = 3 × 5 × 15, 15 + 8 = 23। मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 23। अब यहाँ पर परसेंटेज दी, x को प्रिंट किया गया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 23। सिंपल सा था, बहुत कठिन नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सा थ्रेट मॉडलिंग का एलिमेंट नहीं है? थ्रेट मतलब किसी न किसी प्रकार से असुरक्षा। तो देखिए एसेट्स पर असुरक्षा होती है, ठीक है, सुभेद्यता भी हमारे असुरक्षा के अंतर्गत थ्रेट, तो थ्रेट है ही। टाइम से उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, टाइम होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई समय प्रबंधन तकनीक है या नहीं है, या है? देखिए समय प्रबंधन तकनीक मतलब आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करके आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सफाई करें और संगठित रहें, टाइम मैनेजमेंट होगा इससे। एक समय में एक महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, और उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक कोड आ गया, डिफाइन x = 10। अच्छा पहले जब भी ऐसे लिखा जाएगा तो आप ये जानिए कि डिफाइन अगर लिखा गया है तो ये जैसे इसके पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था INT x का मतलब होता है ये वेरिएबल हो गया, इसकी वैल्यू बदल सकती है। ठीक है, अब कहीं अगर डिफाइन x लिख दिया गया और यहाँ 10 लिखा हुआ था, x की वैल्यू 10 है और ये बदलेगी नहीं, पूरे प्रोग्राम के दौरान ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इस बात को याद रखिए जब भी डिफाइन से लिखा जाएगा। उसके बाद सेटअप नाम लिख लिया गया एक फंक्शन, और उसमें x = 0, यही गड़बड़ हो गई। हमने ये कहा कि x हमारे लिए कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, 10 है, और फिर हमने यहाँ कहा दिया x = 0, ये एरर दे देगा, क्योंकि हमने उसको, अगर यहाँ हम INT x = 10 लिए होते और फिर यहाँ x = 0 लगे कोई समस्या नहीं थी। तो असल में ये प्रोग्राम जो होगा वो एरर ही देगा, इसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा, D। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? फिर से कोड आ गया, INT में एक वेरिएबल लिया गया, ठीक है, a = 5, ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 5। एक लूप चलाया गया है while a = 123।
मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि a की वैल्यू 5 से लेकर के 123 नहीं हो जाती है। फिर प्रिंट क्या किया गया, रैबिट को प्रिंट किया गया और स्लैश n का मतलब लाइन चेंज की गई। ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम में एक छोटी सी, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, रन भी करेगा, एक छोटी सी कमी बस ये है कि इसमें कहा तो गया है कि 5 से स्टार्ट हो गया और ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये 1 2 3 नहीं हो जाएगा, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैसे होगा। तो इसके लिए क्या यहाँ समस्या ये हो गई है कि ये लूप जो है चलेगा तो जरूर, बढ़ेगा आगे, लेकिन पता ही नहीं चला कि ये कैसे बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा। तो ये अनलिमिटेड टाइम चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअस लूप हो गया। तो ये रैबिट को प्रिंट करेगा अनलिमिटेड टाइम्स। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में क्या है, कहा गया है कि पिन 1 का आउटपुट क्या है यदि पिन 2 को 1011 भेजा जाए। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, देखिए यहाँ पर पहले हम कोड को देख लेते हैं। पिन 1 पे क्या आया है, 12 आया है। पिन 2 पे क्या आया है, 11 आया है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, अलग अलग प्रकार के जो है वेरिएबल ले लिए गए हैं, पिन 1 नाम के और पिन 2 नाम के। अब देखिए यहाँ पर सेटअप किया गया है, पिन 1 से क्या सेटअप होगा, आउटपुट, पिन 1 से आउटपुट लेंगे और पिन 2 से इनपुट। ठीक है। अब आते हैं लूप की बात करते हैं, यहाँ पर यही ध्यान देना है आपको। देखिए पिन 1 और पिन 2 का जो है सेटअप ले लिया गया है, उसके बाद जो है आपको आगे की चीज़ें करनी है। पिन 1 से आउटपुट लिया गया है, पिन 2 से इनपुट। चलिए, कहा गया है कि लूप चलेगा डिजिटल रीड पिन 2 इक्वल टू 1। यहाँ पर ये कहा गया है कि पिन 2 पर जो है अगर पिन 2 1 के बराबर है तो पिन 1 पे क्या आप आउटपुट करिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पिन 2 पर हम बारी बारी से एक बार 1 भेज रहे हैं, एक बार 0 भेज रहे हैं, एक बार 1 भेज रहे हैं, एक बार 1 भेज रहे हैं। तो यहाँ ये कहा गया है कि अगर पिन 2 जो है 1 है तो पिन 1 पर क्या राइट कर दो, लो, मतलब 0। अगर ये 1 है तो क्या हो जाए, 0 हो जाए। और यहाँ कहा गया कि अगर 0 है तो क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, अगर पिन 2 पे जो है 1011 भेजा जाएगा तो पिन 1 पे इसका उल्टा हो जाएगा 1011। तो पहले 1 से क्या हो जाएगा 0, दूसरे वाले से क्या हो जाएगा 1, तीसरे वाले से 0, फिर 1। तो 0 1 0 0 0 1 0 0 ये इसका आउटपुट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। मुख्य रूप से रियल टाइम सिस्टम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मेनली रियल टाइम सिस्टम आर यूज्ड फॉर, रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो तुरंत का तुरंत जो है रिस्पॉन्ड करे, उसे हम क्या कहते हैं, रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। इसका जो आंसर होगा, यूज फॉर मॉनिटरिंग इवेंट्स एज दे अकर। ठीक है। मतलब ये तुरंत का तुरंत, जब भी कोई इवेंट होगा वो तुरंत का तुरंत उसको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। तो ये M4 का एक सेट था। ठीक है। जिसको जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक जो है सॉल्व कर दिया है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जहाँ कोई कंफ्यूजन होगी मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 से आगे का बता दूंगा कि वो नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। ओके।